नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में सुनने जा रहे हैं जो बहुत ही रोमांच से भरी और दिलचस्प है। आज हम अघोरी बाबा के बारे में एक सच्ची घटना का जिक्र करेंगे जो भगवान का एक रूप भी माने जाते हैं। इस वीडियो पर कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम और वे किस जगह से हैं, उनके नाम अगले भाग में लिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना नाम अगले वीडियो में सुनिए। ज्यादा समय न गवाते हुए हम ये कहानी शुरू करते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण हैं और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान हैं। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह की दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बटन को दबा दीजिए। रविवार को दैनिक जागरण खोलकर चाय की चुस्की लेते हुए बैठा हूं, 2-3 पेज पलटते ही एक खबर पर नजर टिक गई। खबर थी, ढोंगी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़कर राजधानी में एक और लोग की मृत्यु। मैं भी मन ही मन कहता रहा कि सचमुच यह संसार पाखंडियों से भर गया है। इस समय सिद्ध पुरुष दिखाई देना बहुत दुर्लभ है। असल बात यह है कि तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, इन सभी बातों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। खुद कभी साधना नहीं किया, लेकिन ऐसी कहानियों को पढ़ने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। यही सब सोचते सोचते एक पुरानी घटना याद आ गई। न्यूज़पेपर को पास में रख के कप को हाथ में उठाकर खिड़की से बाहर देखते हुए अपने कॉलेज के दिनों की यादें सोचने लगा। उस समय ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर समाप्त हुआ था, इसीलिए कुछ दिन छुट्टियों की मौज ले रहा था। मेरा जिगरी दोस्त मुकेश के घर की छत पर प्रतिदिन शाम को हम दोनों गपशप करते। ऐसे ही एक दिन गपशप करते करते मैं चटाई पर लेटकर आसमान में उड़ते बादलों को देख रहा था और फिर मैं बोला, अरे यार, दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, क्या पूरी छुट्टी ऐसे ही लेटकर बिताना है? मुकेश बोला, चलो फिर आज शाम को एक मूवी देखकर आते हैं। मुकेश की बात सुनकर ज्यादा उत्साह नहीं हुआ, इसीलिए मैं बोला, आज सिनेमा देखकर क्या फायदा, कल से तो फिर वही जीवन शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा कहीं पर घूम कर आते हैं, इससे मूड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। मेरी बातों को सुनकर मुकेश शांत होकर कुछ सोचने लगा। मैंने उससे फिर पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मुकेश बोला, कुछ सोच रहा हूं। कल रात को खाना खाते वक्त मां बोल रही थी कि कुछ दिन छुट्टी है, गांव वाले घर को देखने चला जा, खाली पड़ा है। मैं खुश होकर बोला, चलना भाई, प्लीज चल, बहुत मजा आएगा। गांव मुझे बहुत ही पसंद है, चारों तरफ हरियाली और ताजी हवा। वहां दिल्ली की तरह ईंटों का जंगल नहीं है, जिधर भी देखो नीला आसमान और हरियाली। लेकिन यह कहने के बाद मैं थोड़ा शांत होकर सोचने लगा कि मुकेश का घर तो खाली है, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? यह बात उसे बताते ही वह बोला, इन सभी बातों की चिंता न करो। हमारे उस घर की देखरेख करने के लिए हरिहर नाम के एक नौकर काका थे। उनके मरने के बाद उनका एक लड़का कभी कभी घर की देखरेख करता है। मतलब घर की साफ सफाई और बाकी काम, खाने पीने की व्यवस्था वही कर देंगे। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। यह सुन मैं फिर एक नए जोश से बोला, चल फिर कल ही चलते हैं। लेकिन तुम्हारा गांव वाला घर है कहां? मुकेश बोला, मुरादाबाद जिला, रामगंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा, उसी के किनारे। जगह बहुत ही सुंदर है, पिताजी के साथ गया था। ठीक है, कल ही चलते हैं, मैं बोला। गंगा नदी का नाम तो सुना था, लेकिन रामगंगा नदी पहली बार सुन रहा हूं। चलो अच्छा ही है, एक नई नदी भी देखने को मिल जाएगी। घर लौटकर पिताजी से अनुमति लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मां से भी अनुमति मिल गई थी। अगले दिन दोपहर को नई दिल्ली स्टेशन से श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़कर लगभग 3 घंटे में हम मुरादाबाद जंक्शन पहुंचे। स्टेशन से टेम्पो में बैठकर हम उतरे रामगंगा नदी के किनारे, लेकिन हमें जाना होगा।
रामगंगा नदी के उस पार मुकेश के गांवों में, इसके लिए वहां से रिक्शा पकड़ हम दोनों चल पड़े। जब रामगंगा नदी के ऊपर पहुंचा तो देखा यह नदी गंगा या यमुना जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन बहाव तेज है। नदी को देख रहा हूं, उसी समय नजर पड़ी नदी के किनारे बाएं तरफ, वहां लकड़ियों के ढेर पर आग जल रही थी। रिक्शा चालक से इस बारे में पूछने पर पता चला कि यह चिता जल रही है, अर्थात वहां एक शमशान है। मैंने सोचा किसी टाइम यहां घूमने आऊंगा, क्योंकि सुना है गांवों के पास वाले शमशान बहुत भयानक होते हैं। यह सोचते ही मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। कुछ देर बाद शमशान हमसे दूर होता गया। हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। रिक्शे से यहां पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगा। जब रिक्शे से उतरा उस समय 3:30 बज रहे थे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुकेश बोला, वह देखो वही है मेरा घर। देखा एक टिन शेड से बना हुआ घर। घर के पास आते ही न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि अचानक शरीर भारी सा लगने लगा है। घर के आंगन में एक फावड़ा व बांस की टोकरी पड़ी हुई थी। घर के पास ही एक 30-35 साल का आदमी बड़ी हुई घासों को काट रहा था। हमें देखकर वह आदमी पास आया और हमारा परिचय जानने के बाद जल्दी से अपने हाथों को कंधे से लटकते हुए गमछे में पोंछकर हमारे हाथों से बैग व लेकर उन्हें अंदर ले गया, और फिर हम दोनों के लिए 2 गिलास ठंडा पानी लाया। मैं उसकी ओर देख रहा था, इसीलिए वो आदमी हंसते हुए बोला, बेटवा हमार नाम रामाधार है। बाबूजी के मरने के बाद हम ही इस घर की देखरेख करते हैं। आप दोनों जन कपड़ा बदल लियो, हम खाने की व्यवस्था करते हैं। आज कुछ अच्छा खिला नहीं पाऊंगा, लेकिन कल सुबह आप जो कुछ भी खाना चाहोगे वह बाजार से ले आऊंगा। मैं बोला, अरे नहीं, इतना व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। हम भी तो आपको बिना बताए चले आए। जो कुछ भी खाने को हो वही बनाइए। रामाधार प्रसन्न होकर घर से बाहर चला गया। बहुत गर्मी लग रही थी। ऊपर देखा तो इलेक्ट्रिक फैन की व्यवस्था नहीं थी। इस गांव में अभी भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं पहुंचा था। शर्ट को खोलकर उसी से पंखा करने लगा। कुछ देर बाद रामाधार ने 2 हाथ वाला पंखा लाकर दिया। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मुकेश बोला, कुछ देर आराम कर लो, फिर बाहर घूमने जाएंगे। अभी रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आराम करते करते मुझे झपकी वाली नींद आ गई। नींद जब खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। पास ही मुड़कर देखा तो मुकेश लेटा हुआ नहीं था। बिस्तर से उठ कमरे से बाहर आकर देखा तो मुकेश आंगन में खड़े होकर सामने रास्ते की तरफ देख रहा था। उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखा ही था कि वह चौंक उठा। उसकी आंखों में डर की रेखा साफ दिख रही थी। क्या हुआ, यह जानना चाहा तो उसने 3-4 घर छोड़ एक घर की तरफ इशारा करके डरते हुए कहा, उस घर के एक आदमी पर भूत प्रेत का साया है। उसे भूत ने पकड़ा है। यह सुनकर मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। मन में कहता रहा, यही तो गांव की छुट्टी की मौज है। छुट्टी में अगर थोड़ा रोमांच न हो तो क्या मजा है। मुकेश की तरफ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव अलग ही थे। मैं जानता हूं मुकेश जन्मजात डरपोक है, लेकिन मुझे यह सब बहुत ही पसंद है। पहले ही बताया था। मैंने मुकेश से बोला, तो इसमें क्या हुआ, चलो एक बार देख कर आते हैं। उस घर के सामने कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। मुकेश बोला, नहीं भाई, तुम्हें तो पता ही है, मुझे इन सब बारे में बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होगा, चलना एक बार देख कर आते हैं। मुकेश ने क्या सोचा पता नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी वह मेरे साथ उस घर की ओर चलने लगा। घर के सामने आकर देखा कि यह एक टीन शेड का घर है और घर का आंगन बहुत ही बड़ा है। उस आंगन में एक आदमी बैठकर हिलते हुए बड़बड़ा रहा है, लेकिन क्या बड़बड़ा रहा है यह सुनाई नहीं दे रहा। उसके अलावा भीड़ के लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि आवाज सुनना कठिन है। उस भीड़ में से एक आदमी बोला, रुद्रनाथ तांत्रिक को बुलाना चाहिए। उसकी बात की सहमति जताकर एक आदमी बोला, सही कह रहे हो गोपाल, चलो शमशान घाट में जाकर तांत्रिक को बुला लाते हैं। इस बात को सुनकर मुझे एक आइडिया आया कि यही सही वक्त है। इन लोगों के पीछे पीछे जाकर शमशान वाला रास्ता भी देख लूंगा और साथ ही शमशान में बैठे तांत्रिक बाबा भी देखने को मिल जाएंगे। मुकेश को जबरदस्ती साथ लेकर उन लोगों के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। चलते हुए मुकेश बोला,
भाई, मुझे शमशान भूतों से बहुत डर लगता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या उत्तर दोगे? मुकेश की बात को सुनकर मैं हंसते हुए बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारे गांव घूमने आया हूं, इसीलिए मुझे पूरा गांव दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम केवल मेरे साथ रहो। और पागल, इतना डर क्यों रहा है? डरपोक कहीं का। मेरी बातों को सुनकर मुकेश शांत हो गया। वह शायद सोच रहा था कि मैं डरूं या ना डरूं, लेकिन इसे बाहर चेहरे पर नहीं दिखाना है। उस समय अंदर से डरपोक मुकेश बाहर से बहादुर मुकेश बन गया था। बात करते करते हम शमशान पहुंच गए, लेकिन इस समय शमशान में चिता एक भी नहीं जल रही थी और आसपास कोई आदमी भी नहीं है, केवल गांवों के 4 लोग और उनके पीछे हम दोनों। वे चारों लोग सामने की ढलान को पार करके शमशान के अंदर चले गए। हम ढलान पर खड़े होकर ही उन्हें दूर से देखते रहे। मैंने देखा कि एक लाल वस्त्र पहने हुए साधु बाबा सामने लकड़ी की धुनी जलाकर बैठे हैं। साधु बाबा का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना दिख रहा था कि उनके बाल और दाढ़ी बहुत ही बड़ी है। न जाने कैसे तांत्रिक है ये बाबा। सुना है तांत्रिक लोग बहुत ही भयानक होते हैं। स्वस्थ मनुष्य को बीमार और बीमार मनुष्य को स्वस्थ वे अपने मंत्रों की शक्ति से करते हैं। यही सब सोच रहा था और सामने देख भी रहा था कि वह चारों आदमी तांत्रिक बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही गांवों के चारों आदमी लौटने लगे और मैं भी मुकेश के साथ लौट चला। मुकेश बोला, क्या हुआ? उन्हें देखकर कुछ समझे? मैं बोला, जितना तुमने समझा उतना मैंने भी। देखते हैं तांत्रिक बाबा कब भूत छुड़ाने आएंगे। तांत्रिक बाबा आएंगे इसीलिए गांव के और भी लोगों ने आकर भीड़ बढ़ा दी। हम दोनों लौट आए, वो गांव के चारों लोग भी वापस आ गए। उनमें से एक ने घर के पास आकर बोला, तांत्रिक बाबा ने कहा है कि कुछ देर बाद ही यहां पर आएंगे और यह भी कहा है कि बहुत सारी अगरबत्ती का जुगाड़ करके रखना। कुछ देर बाद मैंने देखा लाल वस्त्र पहने वही साधु रास्ते से चलते हुए इधर ही चले आ रहे हैं। तांत्रिक बाबा जब हमारे पास से अंदर जाने ही वाले थे, ना जाने क्यों हम दोनों के सामने अचानक खड़े हो गए। मेरे और मुकेश की तरफ देख थोड़ा सा हंसे और फिर घर के आंगन की तरफ चल दिए। मैं और मुकेश एक दूसरे को आश्चर्य से देखते ही रह गए। तांत्रिक बाबा को देखकर उनके लिए भक्ति अपने आप जागृत हो गई। उज्ज्वल शरीर का रंग, सर पर जटा, दाढ़ी की लंबाई सीने तक, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में राख लगने के कारण सफेद हो गए हैं और उनके शरीर से एक अद्भुत प्रकार की गंध भी आ रही है। लेकिन तांत्रिक बाबा हम दोनों को देखकर क्यों हंसे, इसी बारे में सोच रहा था। तांत्रिक बाबा के आने के बाद भीड़ में खड़े लोग अब शांत हो गए। सभी केवल तांत्रिक बाबा के काम को देख रहे हैं। इसी बीच तांत्रिक बाबा बोले, अगरबत्ती लेकर आओ। घर के अंदर से एक महिला अगरबत्ती लाकर बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा के आने के बाद आंगन में बैठा हुआ वह आदमी जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, उसमें कुछ परिवर्तन होने लगा। वह आदमी धीरे धीरे कांपने लगा और उसके गले से घों घों की आवाज आने लगी। तांत्रिक बाबा अगरबत्ती को जलाकर उस आदमी के चारों तरफ पाठ करते हुए घूमने लगे। तांत्रिक बाबा जितना इसके चारों तरफ घूमते, वो आदमी उतना ही तेज आवाज निकलता। अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में शायद वहां खड़े किसी ने भी नहीं सोचा था। नीचे बैठा हुआ आदमी दाहिने हाथ को अपने मुंह के पास लाकर दांतों से हाथ के मांस को फाड़ खुद ही चबाने लगा और इसके हाथ से ढेर सारा खून निकलने लगा। अचानक ये देखकर वहां सभी खड़े लोगों की फट गई। सामने के दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा और मैंने अनुभव किया मेरे पास ही खड़ा मुकेश मेरे हाथ को पकड़कर डर से कांप रहा है। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने हुंकार लगाकर बोला, कौन है तू और चाहता क्या है? बता तू क्या चाहता है? लेकिन नीचे बैठे उस आदमी का तांत्रिक बाबा की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं गया। वो तो केवल अपने कच्चे मांस को चबाने में व्यस्त है। तांत्रिक बाबा फिर जोर से बोल पड़े, नहीं बताएगा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये बोलकर बाबा ने पोटली से छोटा सा पात्र निकाल उसके पानी को हाथ में लेकर आदमी के ऊपर छिड़कते ही सामने बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर वहां खड़े सभी आश्चर्य हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तांत्रिक बाबा उस आदमी की ओर इशारा करते हुए बोले, इसको कमरे में सुलाकर उस कमरे को बाहर से बंद कर दो। मैं जब तक न कहूं उसके सामने कोई भी नहीं जाएगा। इसका जीवन समय बहुत ही कम है क्योंकि इसके किसी आम भूत प्रेत का साया नहीं है।
उसके शरीर पर जिसका कब्जा है उसे हम अपने तंत्र की भाषा में पिशाच आत्मा या पिशाच प्रेत कहते हैं। अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो उसके प्राण को नहीं बचाया जा सकता। बेहोश हुए आदमी को 4-5 लोग पकड़कर कमरे में ले गए और बाहर से कुंडी को बंद कर दिया। इसके बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस घर के एक आदमी को साथ लेकर घर के चारों तरफ कुछ दफनाने लगे। और फिर घर के सामने आकर बाबा बोले, जल्दी से एक यज्ञ करना होगा। कल मंगलवार है, कल ही यज्ञ को संपन्न करना होगा। और एक बात, तुम्हारे घर के आस पास कोई घर है जिसमें मैं आज रात रह सकूं? क्योंकि इस नकारात्मक शक्ति के आसपास ही मुझे रहना होगा और तंत्र की क्रियाएं उस घर में ही पूर्ण करना होगा। उस घर का आदमी थोड़ी चिंता में पड़ गया कि किसके घर में रखा जाए तांत्रिक बाबा को, और रहना ही बल्कि अपने घर में तंत्र यज्ञ करने की अनुमति कौन देगा। मैंने मुकेश से कहा, मुकेश तुम्हारे घर में तो तांत्रिक बाबा को रहने दिया जा सकता है, घर तो खाली ही पड़ा है। 3 कमरों में से एक में हम दोनों रहते हैं, बाकी दोनों तो खाली ही हैं, और अगर साधु बाबा तुम्हारे घर में रात को रहेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा। क्या बोलते हो भाई? मेरी पूरी बात में साधु बाबा के रहने से डर नहीं लगेगा। ये सुनकर लगा कि वो मान गया है, इसीलिए और कुछ भी न सुन मैं भीड़ में इधर उधर देखने लगा। क्योंकि जब हम शमशान से लौटकर आए थे तो रामाधार को भी यहीं देखा था। रामाधार के पास जाकर मैंने सब कुछ बताया। मेरे विचार को सुन रामाधार भी बहुत उत्साहित नजर आए। इसके बाद रामाधार खुद ही उस आदमी के घर गए और बात करी कि तांत्रिक बाबा को हमारे घर में रुकने दीजिए। उस घर के आदमी ने यह बात तांत्रिक बाबा को बता दी। उस घर के आदमी की मानो बड़ी चिंता कट गई, इसीलिए रामधार को कृतज्ञता से बोले, भाई रामधार, मुझे चिंता से छुटकारा दिलाया। तुम्हारा यह उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे मेरा भाई बच जाए। रामाधार बोले, अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब कुछ उन दोनों भाइयों ने किया है। उन्होंने ही मुझे यह बात तुमसे कहने के लिए कहा। वह आदमी हमारी ओर आभार दृष्टि से एक बार देखा और फिर रामाधार से कहा, दोनों भाइयों और साधु बाबा के खाने का प्रबंध आज रात मेरे ऊपर है। रामाधार जब तांत्रिक बाबा को हमारे सामने से लेकर जा रहे थे उस समय फिर तांत्रिक बाबा हम दोनों के सामने रुक गए और फिर से एक हंसी दिखाकर चले गए। तांत्रिक बाबा के इस हंसी में कुछ बात तो है। उनकी उस मुस्कान और आंखों में देखकर ऐसा लगता है मानो मन के सभी बात बाबा अपने आंखों से ही पढ़ लेते हैं। हम फिर एक दूसरे को देखने लगे। मन में सोचने लगा कि आज पूरी रात साधु बाबा साथ रहेंगे, अगर उनके साथ कुछ बात किया जाए तो अच्छा होगा। यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा दिलचस्प है। धन्यवाद।